वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन 28 ईयर्स लेटर। ये स्टोरी हमें वापस ले जाती है वायरस से बर्बाद हो चुकी सिटी ब्रिटेन में, जहां रेज वायरस से इन्फेक्टेड लोग अब भी घूम रहे हैं। पहले के पार्ट्स में 28 डेज या 28 वीक्स लेटर में जिन कैरेक्टर को देखा था, जैसे किलियन मर्फी का जिम, वो इस बार वापस नहीं आते। इस बार एक नए परिवार की कहानी दिखाई गई है जो मेनलैंड से दूर एक छोटी सी आइसलैंड पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी का सेंटर है स्पाइक, एक टीनेजर जो अपने माँ बाप जेमी और एस्ला के साथ रहता है, लेकिन फैमिली ऑलरेडी प्रॉब्लम फेसेस कर रही है। रेज वायरस के आने से पहले भी स्पाइक की माँ एस्ला को नॉइज ब्लीडिंग और मेमोरी इश्यूज होने लगते हैं। स्पाइक अपनी माँ की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसकी ये छोटी सी कोशिश एक बड़ी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, जैसे सब कुछ बदल जाता है। इस फिल्म का सबसे खास पार्ट ये है कि ये हॉरर और इमोशन का बैलेंस अच्छी तरह से बनाए रखती है। जब रेज इन्फेक्टेड लोग अटैक करते हैं तो ज़रूर खून और वायलेंस होता है, लेकिन फिल्म कभी भी अपनी इमोशन स्टोरी को छोड़ती नहीं। जब एंड तक पहुंचती है तब तक हम स्पाइक का फुल जर्नी देख चुके होते हैं, एक सिंपल आइसलैंड बॉय से लेकर एक सर्वाइवर तक। फिल्म का एंड सिर्फ स्पाइक की स्टोरी क्लोज नहीं करता, बल्कि एक नए सीक्वल के लिए भी बेस तैयार करता है, जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर द बोर्न टेम्पल, जिसे डायरेक्ट कर रही है निया डिकास्टा। अब बात करते हैं जिमी कैस्टल की, एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर जो फिल्म के ट्रेलर में प्रोमिनेंटली दिखाया गया था, लेकिन फिल्म में वो सिर्फ 2 सीन में ही दिखता है, ओपनिंग सीन और क्लोजिंग सीन में। स्टार्टिंग सीन में हमें देखते हैं छोटे जिमी ने कैसे अपने पूरे परिवार को वायरस से मरते देखा। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में वो बचा रहता है, सबका आखिरी सर्वाइवर। फिर पूरी मूवी में वो गायब रहता है, लेकिन एंड में वो दोबारा अडल्ट बनकर वापस आता है, एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स के लीडर के रूप में। उनका ग्रुप एक कल्ट टाइप लगता है, सब सेम कपड़ों में होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और डेंजरस। जिमी का काम स्क्रीन टाइम इंटेंशनल है, क्योंकि ये उसकी स्टोरी नहीं है, अभी नहीं। उसका रोल नेक्स्ट सीक्वल में इम्पोर्टेंट होगा। फिल्म में कोई कैरेक्टर जिमी के ग्रुप के बारे में बात करते हैं। मेनलैंड में कुछ डेंजरस लोग हैं, तो लगता है जिमी नेक्स्ट पार्ट में विलन बनेगा। अब डेथ की बात करते हैं। 20 ईयर्स लेट में बहुत लोग मरते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स में सिर्फ 2 बड़ी डेथ्स होती हैं। पहला है एरिक, एक स्वीडिश नेटो सोल्जर जिसका बोट क्रैश हो जाता है और वो मेनलैंड पर अकेला रह जाता है। एरिक की डेथ इन्फेक्टेड के हाथों होती है। शुरू में वो स्पाइक और एस्ला को एक बड़े इन्फेक्टेड ग्रुप से बचाता है और उनके साथ जर्नी पर निकलता है डॉक्टर कैल्सन को ढूंढने, लेकिन उसकी कहानी जल्द ही खत्म हो जाती है जब वो एक छोटी सी बेबी को गलती से शूट करने वाला होता है जो इन्फेक्टेड नहीं होती। उस बेबी को एक पावरफुल अल्फा इन्फेक्टेड जिसका नाम सैमसन है बचाता है। शायद वो बेबी का बाप था। सैमसन एरिक का सर काट देता है, लेकिन सबसे इमोशनल और दिल तोड़ देने वाली मौत एस्ला की होती है, स्पाइक की माँ। मूवी के शुरू से ही हमें दिखाया जाता है कि एस्ला को बार बार नॉइस ब्लीडिंग हो रही है। वो काफी टाइम डिस्कनेक्टेड रहती है, जैसे होश में नहीं होती। इसी कंडीशन की वजह से स्पाइक मेनलैंड जाने का डिसीजन लेता है ताकि मेडिसिन ढूंढ सके। आखिर में वो डिसाइड करता है कि एस्ला को डॉक्टर कैल्सन के पास जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कैल्सन एक पेनफुल सच बताता है, एस्ला को ट्रीटमेंट टर्मिनल कैंसर है और ये दिमाग तक फैल जाएगा। फिल्म का एक सबसे पावरफुल सीन तब आता है जब एस्ला अपना एंड एक्सेप्ट करती है। वो चाहती है कि वो पीसफुली मर जाए, घर वापस जाके दर्द से नहीं जूझेगी। एस्ला कैल्सन से कहती है कि स्पाइक को सीडेट कर दो, यानी कि बेहोश कर दो, ताकि वो उसे जाने से रोके नहीं। फिर वो स्पाइक को गले लगाती है एक आखिरी बार और डॉक्टर के साथ चली जाती है। एरिक और एस्ला दोनों के रिमाइंड्स कैल्सन के बोन मोन्यूमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये गेंट स्कल्पचर होते हैं जो स्कल्स और बोन से बने होते हैं और कंपाउंड के आसपास का एरिया में दिखाई देते हैं। एक बड़ी नई चीज जो 28 ईयर्स लेटर फ्रेंचाइज में ऐड करता है वो है रेज वायरस का एवोल्यूशन। तकरीबन 30 साल बाद वायरस ने नए नए फॉर्म्स ले लिए हैं। कुछ इन्फेक्टेड अब हो गए हैं, धीरे धीरे चलते हैं और पहले जैसे फास्ट नहीं होते, लेकिन सबसे डेंजरस हैं अल्फाज, जिनके बारे में जिमी कहता है इन्फेक्टेड ऑन स्टेरॉइड्स। ये अल्फाज ज्यादा बड़े, स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं। उन्हें नॉर्मल चोटों से फर्क नहीं पड़ता और वो स्मार्ट भी होते हैं। सबसे क्रीपी ये है कि ये अल्फाज
किलर्स अपने विक्टिम्स के सर काट कर उन्हें कलेक्ट करते हैं जैसे ट्रॉफीज की तरह। ये याद रखना जरूरी है कि 28 फ्रेंचाइज में इन्फेक्टेड लोग ज़ोंबीज नहीं होते, वो टेक्निकली जिंदा होते हैं। रेज वायरस उनके दिमाग के इमोशनल और लॉजिकल पार्ट्स को शट डाउन कर देता है और वो सिर्फ गुस्से और वॉयलेंस से भर जाते हैं। अल्फा इन्फेक्टेड डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि वो थोड़ी अकल भी रखते हैं, मतलब वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि इंटेलिजेंट प्रेडेटर बन गए हैं। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट फिल्म में ये है होता है, एक इन्फेक्टेड वुमन बेबी को जन्म देती है और वो बेबी बिल्कुल हेल्दी अनइन्फेक्टेड होता है। स्पाइक और एस्ला जब डॉक्टर कैल्सन को ढूंढ रहे होते हैं तब एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड वुमन को दर्द में दिखते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको अटैक करेगी लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एस्ला उसकी डिलीवरी करवाती है और जब बेबी पैदा होता है तो वो रेज वायरस से बिल्कुल सेफ होती है। कैल्सन बताता है कि जो माँ और बेबी के बीच होता है वॉर्म में वायरस ने रोक दिया। ये डिस्कवरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए एक बड़ी उम्मीद बन जाती है। हो सकता है एक नई जनरेशन वायरस फ्री पैदा हो सके जबकि वर्ल्ड इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ है। थ्रू आउट द फिल्म कैरेक्टर्स मेनलैंड पे बने बोन टेम्पल का जिक्र करते हैं। पहले ये लगता है कि ये कोई क्रीपी कल्ट ने बनाया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब मोनूमेंट्स डॉक्टर कैल्सन ने खुद बनाए। वो लोगों के बोन से ये स्कल्पचर्स बनाते हैं, शायद उनकी याद में या अपने गिल्ट के एक्सप्रेशन के लिए। फिल्म का वर्ल्ड हमारे लिए रियल वर्ल्ड जैसा ही है, बाकी दुनिया नॉर्मल है, सिर्फ ब्रिटेन ही बर्बाद है। इस कॉन्ट्रास्ट से ये बात और भी क्लियर होती है कि क्यों किसी ने ब्रिटेन के सर्वाइवर के रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। दुनिया ने ब्रिटेन को एक्सेप्टेबल लॉस में मान लिया है, जैसे आइसोलेट करके उन्होंने कुछ और बड़ी ट्रेजेडी से बचाने की कोशिश की है। फिल्म का एंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, ये स्पाइक की जर्नी को अच्छा कंक्लूजन देता है और नेक्स्ट सीक्वल के लिए बेस भी सेट करता है। जब स्पाइक सैमसन से बच जाता है और डॉक्टर कैल्सन को भी एक अल्फा से बचा लेता है तो वो वापस आइसलैंड पर आ जाता है। उसके साथ है वो छोटी सी बेबी गर्ल। जो इमोशनल मोमेंट आता है, स्पाइक उस बेबी को विल्जर के हवाले करता है और एक चिट्ठी छोड़ता है जिसमें लिखा होता है उसका नाम एस्ला अपनी माँ के नाम पे। लेकिन स्पाइक आइसलैंड पर रुक जब सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो सेफ जगह पर रहेगा, वो मेनलैंड वापस जाने का डिसीजन लेता है। ये डिसीजन दिखाता है कि वो कितना मैच्योर हो गया है। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपने फादर को इम्प्रेस करना चाहता था, अब वो खुद के डिसीजन ले रहा है अपने वैल्यूज बेस करने के बाद, अपने वैल्यूज के बेसिस पर। फिल्म का फाइनल सीन एक नए थ्रेट को इंट्रोड्यूस करता है, जिमी और उसके फॉलोअर्स। अब बड़ा हो चुका है, जिमी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का लीडर है जो मेनलैंड पर घूम रहा है। उनके चेहरे पर वायलेंट स्माइल होती है, लगता है ये लोग नेक्स्ट सीक्वल द बोन टेम्पल में मेन विलन बन सकते हैं, जहां इन्फेक्टेड के अलावा इंसान भी डेंजर बन जाते हैं। अगले पार्ट में क्या इंटरेस्टिंग थ्रेट एक्सप्लोर हो सकते हैं। स्पाइक की नई सफर की कहानी, मेनलैंड पर जिमी का ग्रुप और उनके असली इंटेंशंस, रेज वायरस का और इवोल्यूशंस, और क्या बेबी एस्ला जो एक इन्फेक्टेड माँ से पैदा हुई थी उसमें कुछ यूनिक ट्रेट्स डेवलप होंगे। लेकिन फिल्म सिर्फ हॉरर या सीक्वल सेटअप तक नहीं सीमित रहती, ये कहानी ग्रिफ, सर्वाइवल और इंसानियत को कैसे बचा रही है वो सब दिखाती है, उस पर भी फोकस करती है। 28 डेज लेटर की तरह ये फिल्म भी सिर्फ मॉन्स्टर्स से बचने की बात नहीं करती बल्कि ग्रिफ को समझने और उसके बाद भी जाने की वजह से ढूंढने की बात करती है। स्पाइक की जर्नी एक इमोशनल जर्नी है। वो एक नॉर्मल लड़का होता है लेकिन धीरे धीरे वो एक मैच्योर इंसान बन जाता है, लेकिन अपना कॉम्प्रोमेशन, अपना प्यार, अपना सॉफ्ट दिल नहीं छोड़ता। अपनी माँ की डेथ के बाद भी वो बेटर नहीं बनता लेकिन बल्कि डेथ को एक्सेप्ट करता है। वो अपने बाप जैसा नहीं बनता लेकिन उस पर आइसलैंड कम्युनिटी पर इतना ट्रस्ट करता है कि बेबी एस्ला को उनके पास छोड़ देता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज डॉक्टर कैल्सन के एक डायलॉग से होता है, मौत को भूलो मत लेकिन जिंदगी को याद रखना जरूरी है। इस फिलोसफी की बेस पर वो उन लोगों के लिए मोनूमेंट्स बनाता है जिनको वो जानता भी नहीं, क्योंकि ऐसे डिवास्टेटेड वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी का कनेक्शन बनाए रखना सबसे जरूरी है। फिल्म के एंड तक स्पाइक एक वर्ल्ड व्यू को एक्सेप्ट करता है। वो चुपके से सेफ जगह में छुपने के बजाय खुद से, अपने दर्द से और इस ब्रोकन दुनिया से लड़ने वापस जाता है, अपनी माँ की यादों और वैल्यूज के साथ। एंडिंग एक पावरफुल इमोशन छोड़ती है। एक तरफ फियर है क्योंकि मेनलैंड अब भी डेंजर से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ होप भी है क्योंकि स्पाइक जैसे कैरेक्टर ह्यूमैनिटी के स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। फिल्म एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है, क्लोजर भी मिलता है और नई शुरुआत का रास्ता भी। जब तक बोन द टेम्पल थिएटर्स में आएगी तो उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए काफी डीप नैरेटिव सॉइल हो
होगा। फ्रेंचाइज 20 साल पहले शुरू हुई थी। 28 इयर्स लेटर से ये प्रूव होगा कि इस टेरिफाइंग वर्ल्ड में अब भी काफी जिंदगी और मौत एक्सप्लोर की जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।